Hello dear students, we will practice and discuss question answers of unit 6, contracted unit 6. Contracted unit 6 बड़ा अच्छा है. इसमें दो मेन टॉपिक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. आईसीआई का ज्यादा फोकस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पे है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चंस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं. लेट्स सी. ये रहे यूनिट 6 का क्वेश्चन बैंक. जो लिस्ट है, इंडेक्स आप देख सकते हो, केवल पहली टॉपिक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, वो भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, और बाकी सब के सब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. विल डिस्कस इट वन बाय वन. ये चालू हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1. मुझसे पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स एंड एनी 3 रूल्स. तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताना है, एसेंशियल्स बताना है, और एनी 3 रूल्स. 6 रूल्स होते हैं, 3 रूल्स पूछे हैं. ये क्वेश्चन आप देख सकते हो काफी बार रिपीटेड है, पर आया हमेशा यही है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. तो इसके लिए सबसे बढ़िया हम लोगों ने कॉपी में नोट्स किए हैं, उससे एकदम सटासट बढ़िया आंसर आप लिख के आ सकते हो. ये देखो, दिस इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दो हिस्से होते हैं, एक मेन ऑब्जेक्ट और एक कोलैटरल इवेंट. जो कोलैटरल इवेंट होता है, इट इज कनेक्टेड टू मेन ऑब्जेक्ट, और वो इवेंट अनसर्टेन होता है, हो भी सकता है नहीं भी, हैपनिंग नॉन हैपनिंग. द परफॉर्मेंस ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ दैट कोलैटरल इवेंट. हैपनिंग का एग्जाम्पल है कि बायर ने सेलर को बोला कि अगर तुम्हारा शिपमेंट और कार्गो 1 महीने के अंदर इंडिया आ गया तब तो मैं खरीदूंगा, वरना नहीं. तो अगर आ गया तो मैं खरीदूंगा, नहीं आया मैं नहीं खरीदूंगा. नॉन हैपनिंग का एग्जांपल इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कंपनी ने ओनर को बोला अगर तुम्हारा शिप और कार्गो नहीं आया तो हम लोग आपको पैसा दे देंगे. तो नॉन हैपनिंग पर हम आपको पैसा देंगे, लॉस का पैसा देंगे. ठीक है. नाउ डेफिनेशन. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट हुज परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. What are the 4 essential elements? ये भी हम लोग को लिखना है. पहला essentials, performance depends on happening or non-happening of the event. Number 2, the event is a collateral event to the main object. Number 3, it is not a mere will of the promisor कि अब मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी कोई contingent contract या uncertain event नहीं, वो तो तुमको करना ही चाहिए. ठीक है. And number 4, the event is uncertain. हो भी सकता है नहीं भी. अगर event एकदम certain ही कि होके रहेगा तो फिर वो contingent contract नहीं है. लीगल रूल्स ऑफ एनफोर्समेंट. ये स्टूडेंट लोग को दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने बड़ा जबरदस्त तरीके से 6 पॉइंट्स एकदम सिंपल मैथमेटिकल तरीके से लिखाए हैं. ऑर्डर मैंने चेंज किया ताकि याद रहे हम लोगों को. नंबर 1, कंटिंजेंट इवेंट. इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन नंबर 1 हैपनिंग ऑफ अ इवेंट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, तब आप 2 पार्ट बोलोगे. इफ इट इज एनफोर्सेबल इफ इट हैपेंस विद इन स्पेसिफाइड टाइम, it is void if it does not happen within specified time, or it becomes impossible. वैसे ही it depends on non-happening of an event within a specified time. It is enforceable if it does not happen within specified time or it has become impossible. It is void if the event happens. फिर 1 और 2 का ही जुड़वा भाई, ये 3 और 4 उसका बच्चा ही है, टाइम हटा दो सेम बन जाएगा. फिर नंबर 5, एन कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता, तो इट इज वॉइड एब इनिशियो. कंटिंजेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ अ थर्ड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन ने कुछ ऐसा किया जिससे वो होना इम्पॉसिबल है, इट बिकम्स वॉइड. तो ये 6 रूल्स. ठीक है. तो इसी के साथ आराम से ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया. तुम पाओगे इसमें जो बुक की लैंग्वेज वगैरह होती है ना, ये तो सजेशन आंसर की लैंग्वेज है, हार्ड लगेगी तुमको लिखा नहीं जाएगा. इसीलिए तो पूरा हम लोगों ने पूरा लिख के प्रैक्टिस किया था. इस स्टाइल से लिखो, बढ़िया से लिखा जाएगा और याद भी रहेगा. दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, अब सब क्वाजी है, तो लेट्स गो टू क्वाजी वंस अगेन. अब मैं क्वाजी. सो व्हाट्स अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? याद करने के एंगल से सबसे बढ़िया होता है अपॉन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. मतलब देयर आर 5 केसेस. ये 5 केसेस है ना, ये दिखाता हूं मैं तुम लोग को. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ये 5 केसेस होते हैं एग्जैक्ट. सेक्शन 68 से लेकर 72 तक. क्लेम फॉर नेसेसरी पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन एंजॉइंग द नॉन ग्रेचुइटस एक्ट. फिर चौथा पॉइंट फाइंडर ऑफ गुड्स, और 5वां मनी पेड अंडर मिस्टेक. यही 5 केसेस होते हैं. ओके. तो एक बार पहले क्वाजी देखते हैं अपने क्या है. अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, contractual obligations are imposed by law upon the beneficiary.
although there is no agreement between the parties. Such contractual obligations imposed by law are called quasi contracts. It is based on the principle of equity, justice, and good conscience. It is based on the doctrine of unjust enrichment, where one person should not be allowed to enjoy at the expense of other person. ठीक है. There are three salient features of a quasi contract. Number one, there is a right to receive money or compensation. Money, things or compensation कुछ मिलना चाहिए. Beneficiary should pay the money to the benefactor. Number two, it is not created by agreement but it is created by law. And number three, the benefactor जिसने benefit दिया है has a right against the particular person beneficiary but not against the whole world. इसको बोलते हैं just in personam. ठीक है. तो यहां पे बोला टॉपिक हमसे सवाल पूछा गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके तीन सैलिएंट फीचर्स क्या होता है बता देंगे. ठीक है. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वही आप क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सप्लेन कर देना, प्रिंसिपल बता देना और फीचर्स बता देना. ठीक है. ये वाले फीचर्स लिखने जरूरी नहीं, वो तीन एसेंशियल फीचर्स जो ऊपर पड़े वही लिखना है, वो बुक से है. फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन इट अराइजेस. इनको पूरा पांचों केस चाहिए. तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन और पूरे पांचों केस समझाने, मैं एक एक करके भी केस भी रिवाइज कराऊंगा और उसके Q&A कराऊंगा. ठीक है. अब एक एक करके केस में जाते हैं. सबसे पहला क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू द इनकेपेबल पर्सन और देयर डिपेंडेंट्स. तो तुम ये हेडिंग लिखोगे और फिर एक्सप्लेन करोगे. नंबर वन, the item that has been supplied is a necessary and not a luxury, such as food, shelter, education, medical treatment. Number two, who is the beneficiary? The beneficiary must be the incapable person, minor, lunatic, or their dependents. Number three, supplier can recover the money from the estate, but the minor lunatic is not personally liable. Okay. जैसे सप्लायर है, सप्लायर ने माइनर को और उसकी बूढ़ी दादी को लिविंग एक्सपेंस मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जो कि नेसेसरीज है. ठीक है. नाउ वो माइनर के ऊपर अपने आप ही लॉ एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि तुम अपनी संपत्ति से पैसा लौटाओ. तो माइनर के पास प्रॉपर्टी ज्वेलरी है, वो उससे पैसा जो भी है लौटाएगा सप्लायर को. सप्लायर का हक बनता है कि वो रिसीव कर सकता है. ठीक है ना. ओके. ये फर्स्ट पॉइंट था. आओ देखते हैं इसके क्वेश्चंस. पहला इजी है. अमित अ माइनर स्टडिंग इन कॉलेज. माइनर है, कॉलेज में माइनर है, लेकिन ही टुक अ लोन ऑफ 1 लाख फॉर पेमेंट ऑफ कॉलेज. पढ़ाई का खर्चा, एजुकेशन इज नेसेसरी, तो 1 लाख रुपए पढ़ाई के लिए लिया है. तो यहां पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया. भावेश कैन रिकवर इट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अमित. अमित के पास 9 लाख की प्रॉपर्टी है. वाह, वंडरफुल. अमित के पास 9 लाख की प्रॉपर्टी है, तो भावेश को 1 लाख ही चाहिए, वो रिकवर कर सकता है. On the due date, Amit fails to pay the loan. Bhavesh wants to recover out of Amit's estate. Can he do so? Yes. तो तुम सबसे पहले तो वो जो क्लेम फॉर नेसेसरीज है मेरे कॉपी से समझाओगे, फिर केस एनालिसिस और फिर कंक्लूजन. भवेश कैन प्रोसीड. मेरा कॉपी मैंने बहुत अच्छे से दिखाया, उसको यूज कर लोगे तो फायदा हो जाएगा. ठीक है. अभी क्लेम फॉर नेसेसरी चल रहा है, यही है वो बूढ़ी अम्मा वाला केस. वाई एजेड 21 साल लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस. अच्छा, तो वाई क्या है? ल्यूनेटिक. ल्यूनेटिक मतलब इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, और उसकी एक ग्रैंड मदर भी है प्लस ग्रैंड मदर जो बूढ़ी है और उस पर डिपेंडेंट है. ठीक है. तो माता पिता का निधन हो गया, माता पिता घर छोड़ के गए हैं, तो माइनर घर का माइनर नहीं सॉरी ये ल्यूनेटिक घर का मालिक है, इसके पास प्रॉपर्टी है, और दादी अम्मा भी साथ ही में रहती है 85 ईयर्स की जो उस पर डिपेंडेंट है. इनका एक नेबर है एम जो दया से इनको फूड और नेसेसरीज वगैरह सप्लाई करना स्टार्ट किया. ठीक है. माइनर लिव्स विथ हिज ग्रैंड मदर इन अ हाउस बिल्ट बाय पेरेंट्स. तो घर है, उसके पास संपत्ति और ज्वेलरी भी है 4 लाख रुपए की, तो प्रॉपर्टी भी है ज्वेलरी भी है 4 लाख की. मिस्टर एम जो कि बेनिफैक्टर है, उसने उसकी दादी के इलाज का खर्चा भी दिया है, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब नेसेसरीज है. टोटल एक्सपेंस ऑफ लिविंग एंड मेडिकल कम्स टू 15 लाख. तो मतलब बेनिफैक्टर ने अब तक लियोनेटिक और उसकी दादी अम्मा को 15 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो वो उनकी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी से रिकवर कर सकता है, यह हक है उसका. ठीक है.
ओके, मिस्टर एम ल्यूनेटिक ने बोला तुम खाली ज्वेलरी ले लो, घर छोड़ दो। ल्यूनेटिक बोला खाली ज्वेलरी ले लो 4 लाख का, 15 लाख के बदले खाली 4 लाख का, घर मत लो। तो मिस्टर एम बोला यार ये कैसे सोचता है, मैं तो, मेरे को हक बनता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एस्टेट से रिकवर करता हूँ, तो मैं ज्वेलरी एज वेल एज घर जो भी ले सकता हूँ, मतलब जो भी मिला के मेरा 15 लाख हो जाए मैं रिकवर करूंगा। घर ऑब्वियसली घर की कीमत दी हुई नहीं है। विल मिस्टर एम सक्सीड इन फाइलिंग अ केस? यस, यहाँ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट? ज्वेलरी तो ले गई 4 लाख का प्लस प्रॉपर्टी, दोनों मिला के जो भी, जिससे 15 लाख आ जाए। यहाँ एम की चॉइस नहीं है, जो भी मिला के मिल जाए। अगर प्रॉपर्टी से आ गया 15 लाख तो बात खत्म, ज्वेलरी छोड़ देगा। नंबर 3, क्या वो मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा भी रिकवर कर सकता? हाँ, वो भी तो ल्यूनेटिक और उसके डिपेंडेंट दोनों को आपने जो भी नेसेसरी दिया है जैसे मेडिकल वगैरह, वो भी आप रिकवर कर सकते हो। तो खाली ल्यूनेटिक का ही नहीं, उसकी दादी अम्मा को जो मेडिकल हमने कराया वो भी हम रिकवर कर सकते हैं 7 लाख का। ठीक है, यूज, फिर से मैं बोलूंगा, यूज कॉपी। मेरे कॉपी मैंने जिस तरह से वो क्लेम फॉर नेसेसरी समझाया है ना, बहुत इजीली याद हो जाएगा तुमको लॉन्ग टाइम के लिए, तुम लिख भी सकते हो। ओके, फिर से क्लेम फॉर नेसेसरीज। काजल इज अ ल्यूनेटिक, वाइफ पागल है, वाइफ पागल है, वाइफ ल्यूनेटिक है। डायमंड सेट जाके लिए, भाई डायमंड सेट लग्जरी होता है, नेसेसरीज नहीं। और दुकानदार भी बदमाश था, एक पागल औरत आई है और उसको ज्वेलरी बेच रही, पागल औरत बोल रही कि मेरा पति दे देगा। नाउ ल्यूनेटिक को अगर आपने कुछ भी सप्लाई किया है नेसेसरीज तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, लग्जरी दिया है तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो यहां कोई क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब ज्वेलर जो है पति से रिकवर करना चाहता है, पति भी लायबल नहीं है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता तब तो वो वाइफ की संपत्ति से रिकवर कर पाता ज्वेलरी, पर वो संपत्ति वगैरह में कुछ बोला नहीं है, वो तब पति से भी नहीं करता। ल्यूनेटिक को आप बेचे क्यों? वॉइड एब इनिशियो। हाँ, अपनी ज्वेलरी वापस दे सकते हो, यू कैन टेक बैक द ज्वेलरी। कैन नॉट क्लेम 15 लाख बट कैन क्लेम बैक ज्वेलरी। अब अगर उस पागल औरत ने ज्वेलरी को जाके नदी में डाल दिया है तो रो बैठ के। ओके, सेकंड, नेक्स्ट, क्लेम ऑफ नेसेसरीज के बाद पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। ये थ्योरी बाद में, पहले एग्जांपल से रिवाइज करना हमेशा, ठीक है। एक टेनेंट, एक लैंडलॉर्ड है और ये म्युनिसिपैलिटी है। लैंडलॉर्ड इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज लीगली बाउंड टू पे म्युनिसिपल टैक्स टू द गवर्नमेंट, जो उसने दिया नहीं है। काफी साल का म्युनिसिपल टैक्स का पैसा जमा हो गया, तकरीबन 40 लाख रुपीस, और ये ओनर पे नहीं कर रहा। तो म्युनिसिपैलिटी वालों ने नीलामी का ऑक्शन निकाल दिया कि हम ये प्रॉपर्टी बेच के रिकवर करेंगे। लैंडलॉर्ड ने वो प्रॉपर्टी तुमको दिया हुआ रहने के लिए, तुम टेनेंट हो। अब तुमको डर है कि भाई ये म्युनिसिपैलिटी वाले बेच देंगे तो मैं कहाँ अपनी 20 बच्चों को लेके जाऊंगा। तो यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पेमेंट बिकॉज तुम अपने आप को, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, घर में रखना चाहते हो। तो यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पेमेंट बट यू आर नॉट लीगली बाउंड। ऑन द अदर हैंड द लैंडलॉर्ड इज लीगली बाउंड टू मेक द पेमेंट बट ही ओमिट्स टू डू सो। तो एक बार तुम, क्योंकि इंटरेस्टेड पर्सन तुम्हारा उसमें अहित होगा, तो तुमने जाके पैसा दे दिया। नाउ यू हैव द राइट टू रिकवर इट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के ऊपर अपने आप ही इज द बेनिफिशियरी, क्योंकि लायबिलिटी तो उसकी थी। तो लैंडलॉर्ड के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आ गया, ही इज लायबल टू रीइंबर्स द मनी टू द टेनेंट। अब इसका थ्योरी लिखें कैसे? ऐसे, वन पर्सन कॉल्ड द बेनिफैक्टर, हमारे एग्जाम्पल में बेनिफैक्टर है टेनेंट। वन पर्सन बेनिफैक्टर इज इंटरेस्टेड इन द मेकिंग द पेमेंट बट ही इज नॉट लायबल। Another person, the beneficiary landlord, who is legally bound to make the payment but omits to make the payment. Third, the payer benefactor has the right to get reimbursement from the beneficiary. ये वही है, देख लो सेम एग्जांपल जो कॉपी में किया है। रेजिडेंशियल हाउस है, 50,000 रुपये पर मंथ भाड़ा है, 1 साल के लिए रेंट पे लिया है, ठीक है। बिजली का बिल लैंडलॉर्ड ने बहुत साल तक जमा नहीं किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बोला लाइन काट देंगे बिजली का अगर आपने पेमेंट नहीं किया। तो लाइन कट जाएगा तो टेनेंट को दिक्कत होगी। तो बेचारे टेनेंट ने जाकर एक बार 50,000 पेनल्टी जमा कर दिया, और बाद में उसने लैंडलॉर्ड को बोला सर आप रिफ्यूज करो। ये लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर, रिम्बर्स करने से मना कर दिया।
तो एम जाके लैंडलॉर्ड से मांग रहा है कि आप रीइंबर्स करो, मना कर दिया, क्या वो रिकवर कर सकता है? यस। वेदर एम इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड? यस। ठीक है। A person is interested in making the payment although he is not liable, and the another person beneficiary is legally bound to make the payment but omits to do so. So if the interested person makes the payment, he is entitled to recover the money from the beneficiary. फिर से, ये मिस्टर पी है, ये मिस्टर डी है, और ये है लैंडलॉर्ड। पी इससे मिलने गया था अपने दोस्त डी से, और गलती से उसके घर पे ना अपना कैरेज भूल आया। कैरेज left at D's house by mistake. Carriage left at D's house by mistake. ठीक है, ध्यान से, यहां 3 लोग इन्वॉल्व हैं। पी अपना कैरेज गलती से अपने दोस्त, कैरेज या बाइक सोच लो, गलती से अपने दोस्त के घर भूल गया। अब ये डी जो है ना, इसका रेंट ड्यू है, रेंट बाकी है, तो लैंडलॉर्ड ने कैरेज के ऊपर कब्जा कर लिया। ओके, बोला मैं कैरेज तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे रेंट ना मिले, मैं कैरेज तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे रेंट ना मिले। तो बेचारा पी जो है वो डी को टोक रहा है, यार तू अपने लैंडलॉर्ड है, तेरा लैंडलॉर्ड है, तू पेमेंट कर ताकि मैं अपना सामान ले आऊं। तो डी तो नहीं कर रहा पेमेंट, तो बेचारे पी ने जाके लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर दिया और अपना कैरेज लेके आ गया। नाउ माय क्वेश्चन इज, हु वाज लीगली बाउंड टू मेक द पेमेंट? डी। बट हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पेमेंट? पी, बिकॉज उसका कैरेज अटका हुआ है। So if an interested person makes the payment on behalf of the legally bound person, the legally bound person must reimburse. Can P recover the amount from D? Yes. Okay. दोस्त के मकान मालिक ने मेरी बाइक अटका दी, तो मैं अपनी बाइक छुड़वाने के लिए एक बार मकान मालिक को पैसा दे दिया, पर लायबिलिटी किसकी थी? दोस्त की, तो दोस्त से मैं रिकवर कर सकता हूं। नेक्स्ट, नंबर 3, थर्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ये वाला होता है, और इसको लेके सबसे ज्यादा गलतियां दी हुई किताबों में, इवन आईसीए किताब में भी गलती है, एग्जाम्पल ही गलत है। 3 नंबर क्या पढ़ो? ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट। यहां कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, अक्सर इसमें जो एग्जाम्पल मिलेंगे वो मिस्टेक के मिलेंगे, जो कि बल्कि नेक्स्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, आपने किसी व्यक्ति की सर्विसेज एंजॉय की हैं, जो आपको दे रहा है सर्विसेज विद अ नॉन ग्रेट्यूटस इंटेंशन, मतलब उसको बदले में कुछ चाहिए, तो आपकी ड्यूटी आप पे करो। इसका मैंने बोला एक सस्ता एग्जांपल एकदम, आप अगर रेस्टोरेंट में गए हो और आप खाना खा लियो, यू हैव एंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ द फूड एंड यू नो दैट इट्स अ रेस्टोरेंट, दे डू इट फॉर मनी, नॉन ग्रेट्यूटस इंटेंशन, देन यू आर लीगली बाउंड टू मेक द पेमेंट। ये थियोरी पढ़ेंगे। You take the benefit, then you pay for the benefit. Number L, where a person lawfully does anything for other person and the other person enjoys the benefits, and the thing was done with a non-gratuitous intention, then the beneficiary must pay compensation. इसके मैंने अपने एग्जाम्पल्स दिखाए हैं बहुत सारे, क्योंकि किताबों में मिस्टेक का एग्जाम्पल डाल देते हैं वो लोग। ओके, नेक्स्ट है फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर के ऊपर हमेशा ही पूरा थ्योरी लिखना। The status of finder of good is that of a bailey. He has the same responsibility as a bailey. Number 1, take proper care of the goods. Number 2, not to appropriate the goods, मतलब don't treat it as your own. And number 3, restore back the goods to the true owner. Okay, इस पे मैं आता हूं, ये 9 नंबर, हाँ ये 10, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। फाइंडर को एक सामान मिला होटल में, तो उसको वो सोचा कि भाई मैं सामान होटल के मैनेजर को पकड़ा देता हूं, जिसने भी सामान अपना भूल गया होगा वो बंदा होटल ही आएगा ढूंढते हुए, तो मैनेजर दे देगा, तो दे दिया।
कुछ दिनों बाद जाके फाइंडर मैनेजर को पूछता है, वो मालिक आएगा सामान कब लाने? नहीं, वो तो आया नहीं, ये रहा सामान। तो फाइंडर बोल रहा है कि सामान मुझे दे दो, मेरी ड्यूटी है कि मैं ट्रू ओनर को दूंगा। मैनेजर मना कर रहा है। मैनेजर बोलता है आपका तो है नहीं, आप क्यों मांग रहे हो? हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ होता तो हमको मतलब ही नहीं, हम छोड़ देते, बोले कि अपने आप देखो जाओ। लेकिन सर एग्जाम में आंसर है कि आप फाइंडर हो, आपकी जिम्मेदारियां हैं टू टेक प्रॉपर केयर, नॉट टू अप्रोप्रिएट एंड रिस्टोर बैक द गुड्स। आपने मैनेजर को दिया इस इरादे से था कि ओरिजिनल मालिक अगर आएगा तो वहीं पे ढूंढता ढूंढता आएगा, ले लेगा, पर नहीं आया है तो फिर मैं ढूंढ के पहुंचाऊंगा। तो मेरे पास हक है कि मैं आपसे अपना वो सामान मांग सकता हूं, इवन दो आई एम नॉट द ओनर, आई एम जस्ट अ फाइंडर। तो फाइंडर गुड्स मांग सकता है वापस मैनेजर से। ठीक है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। राहुल फाउंड अ स्मार्ट वॉच इन अ रेस्टोरेंट। ही एनक्वायर्ड द कस्टमर्स, पर उसका ओनर वहां नहीं मिल रहा था। ही हैंडेड ओवर टू मैनेजर कि जैसे वो आए दे देना। एक हफ्ते बाद राहुल रेस्टोरेंट में पूछने गया, मैनेजर बोला कि वो तो आया नहीं, सामान पड़ा है। मैनेजर राहुल को देने से मना कर दिया, बोला कि ये तुम्हारा तो है नहीं। कैन राहुल रिकवर इट फ्रॉम द मैनेजर? यस, he has the right to retain the watch until the true owner is found. तो फाइंडर वाली आप थ्योरी लिखोगे, तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर बोलोगे ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द वॉच अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट ट्रू ओनर। 6 मार्क का है, ओके, 4 मार्क का भी है। एक बार थ्योरी में आया 6 मार्क का, और ये केस स्टडी आया 4 मार्क का। आखिरी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, मनी और अ थिंग पेड अंडर मिस्टेक और कोअर्जन। गलती से या मुझे धमकाकर मुझसे कोई सामान या पैसा लिया गया है तो वो मैं रिकवर कर सकता हूं। जैसे आपने शॉपकीपर को 100 रुपए के बदले गलती से 1000 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो आप 900 रिकवर कर सकते हो। आपने पिज्जा ऑर्डर किया था, आपका पिज्जा पड़ोसी खा गया, आप उसे पैसा रिकवर कर सकते हो। सोनू ने आपको बंदूक दिखा के आपकी घड़ी छीन ली थी, आप उससे अपनी घड़ी रिकवर कर सकते हो। अखिल ordered 100 kilo wheat to Sahil Kirana store and promised to supply the wheat by evening. In the evening, the hawker of Sahil Kirana comes with 100 kilo wheat but mistakenly delivers at the house of the neighbor. So neighbor का ड्यूटी है कि या तो वो गुड्स लौटाओ या पैसा लौटाओ। Who will be liable to pay the price of the wheat? Neighbor. ठीक है, पहले थियरी लिखना ऑफ कोर्स कॉपी से कि when a thing is delivered under mistake or coercion, the recipient has the duty to return it back. Okay, so खत्म होता है हम लोगों का क्वेश्चन बैंक। अच्छे क्वेश्चंस थे, तरीका भी समझ गया, रिवीजन भी हो गया। ओके, सो यूनिट 6 कंप्लीट होता है। थैंक यू।